हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं दोस्तों बहुत शानदार तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जेई और भी किसी एग्जाम के अंदर जो साइंस का पोर्शन है। साइंस का पोर्शन मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, उसे अपन कंप्लीट कवर करेंगे। आज से सीरीज अनवरत रूप से जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चलती रहेगी। क्योंकि आप लोग जानते हो यार कि एनटीपीसी की डेट आ चुकी है। एसएससी जेई का भी जो पेपर है वो आपका उसकी डेट आ चुकी है, अक्टूबर के अंदर है। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसके अंदर भी साइंस का एक बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, साइंस वहाँ से पूछी जाती है, जिसके अंदर आपकी जो बायोलॉजी है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी 12 से 13 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके एनटीपीसी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए। तो आज से मैं कंप्लीट साइंस का पोर्शन कवर करूंगा इस चैनल के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों बस इस सीरीज को कंटिन्यू करिए आप हमारे साथ। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप इस सीरीज को देखने के बाद, ठीक है, आप साइंस के सब्जेक्ट में अब एक कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। ठीक है, आप पूरा सीरीज बस एक बार वॉच करिए कंप्लीटली। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं यार बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी आज से अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद अगला जो अपना होगा वो फिजिक्स होगा, फिर इसके बाद केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो पर लेक्चर पर डे के लिए बेस पर आपको एक लेक्चर सुबह 8 बजे मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट करो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जो वीडियो जाए ना उसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर है आज बायोलॉजी का। आज बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी समझेंगे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में समझेंगे कि यार बायोलॉजी के अंदर अपन करने क्या वाले हैं। ओके, और बायोलॉजी किस तरीके से अपन पढ़ने वाले, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बेसिक ऑफ बायोलॉजी होती क्या है, आज अपन इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक चीजों पर बात होगी। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ ही और जो अगला टॉपिक होगा अपना, फिर टेक्सोनॉमी होगा, फिर आपका और भी जो पूरे बायोलॉजी के टॉपिक्स अपन उसको बारी बारी करके कवर करेंगे। एक बायोलॉजी का टॉपिक कवर करने के बाद उस टॉपिक से आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हो पहले, या तो रेलवे के किसी भी एग्जाम के अंदर आया हो बायोलॉजी से, या कि जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं नॉन टेक्निकल की। ठीक है, एसएससी जेई के नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए, तो वहाँ चाहे एसएससी जेई में कोई भी क्वेश्चन आया हो उसको अपन सब क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि आप जो पढ़ो उसको उससे कॉन्फिडेंस फील कर पाओ कि यार आपने जो पढ़ा है रियल में आपके काम का है और उससे आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है दोस्त, पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री सीरीज है। कंप्लीट लेक्चर अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चैनल पर ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। ओके, और अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है आपका बायोलॉजी, एकदम बेसिक समझाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। यदि आपको कुछ भी नहीं आता बायोलॉजी के बारे में ना, मतलब 0 से नहीं -1 लेवल से, आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक, ठीक है, तो भी आपको बायोलॉजी उतनी समझ में आएगी ही। ठीक है, तो बस लेक्चर को ध्यान से देखते जाइए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं यार कि इसका मतलब क्या है, एकदम सब्जेक्ट के नेम से ही। बायोलॉजी का मतलब क्या है, पहली चीज़ तो साहब आप यही बता दो। बायो का मतलब क्या है, लॉजी का मतलब क्या है, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। बायो का मतलब होता है भाई, बायो का मतलब होता है कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स इस धारा के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स मतलब जिनके अंदर भी जीवन पाया जा रहा है, उनको बोलते हैं अपन बायो। ठीक है, उनको बोलते हैं बायो थिंग्स, या जिनके अंदर भी जीवन पाया जाता है उसको पढ़ते हैं अपन बायो के अंदर। दूसरा क्या होता है आपका लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है भाई आपके स्टडी करना। तो मतलब इस धारा के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर जीवन पाया जा रहा है, उसको हम जिस साइंस की शाखा के अंदर अध्ययन करेंगे, जिस विज्ञान की शाखा के अंदर अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे अपन बायोलॉजी। मोटी मोटी बात यह है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं अपन बायोलॉजी। आपको इतनी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्त, ओके। अच्छा, अब यहाँ से बात आती है कि सबसे पहली चीज इसके जनक कौन है। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि भाई इसके जनक कौन है। ठीक है, इसके जनक कौन है। अगर दूसरी बात करें तो इसके बारे में जो दुनिया को उन्होंने ज्ञान बताया वो कौन थे, तो थे हमारे अरस्तु साहब। ठीक है, अरस्तु साहब, अरिस्टोटल साहब। ठीक है, अरिस्टोटल साहब, इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया। बायोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है तो अरस्तु साहब ने दिया, इसलिए इनको जनक कहा जाता है बायोलॉजी का। ये जो बायोलॉजी टर्म है, ठीक है, ये जो बायोलॉजी टर्म है, ठीक है, ये जो आपकी बायोलॉजी टर्म है या बायोलॉजी का जो नामकरण है, ठीक है, ये नामकरण आपका, ठीक है, बायोलॉजी टर्म या आपका नामकरण, ठीक है,
नामकरण दो अलग साइंटिस्ट आए थे उन्होंने किया, ठीक है। जनक माने जाते हैं अरस्तु साहब, लेकिन जो नामकरण किया वो किया था आपके लेमार्क एंड ट्रेनिवोरस ने। किसने भाई? ट्रेनिवोरस ने। क्लियर? लेमार्क एंड वेरस एक्चुअली में, ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेनिवेरस ने, इन दो साइंटिस्टों ने इसका नामकरण किया कि भाई इसको बायोलॉजी बोलते हैं, ओके। और जिसने जानकारी दी, जो जनक है वो कौन है? आपके अरस्तु साहब है। यहाँ तक एकदम बेसिक आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ओके। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी को अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है आपका, ठीक है, बायोलॉजी को अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका जूलॉजी। क्या होता है भाई? जूलॉजी। और दूसरा होता है आपका क्या? बॉटनी। दूसरा क्या होता है भाई? बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, ये दो बायोलॉजी की अलग अलग शाखाएं हैं। क्योंकि अब इस धरती के अंदर, जैसे कि बायोलॉजी टर्म से आपने समझा कि जिनके अंदर जीवन है, तो जीवन तो जंतुओं के अंदर भी है और पादपों के अंदर भी है। अब इतना सारा कंटेंट एक जगह, एक ब्रांच के अंदर पढ़ने में थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था ना, एक ज्ञान मतलब संचित रूप में नहीं रह पा रहा था, तो उसको अपन ने दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। जैसे एक हो गया जूलॉजी, एक हो गया बॉटनी। जू का मतलब होता है जंतु, ठीक है। जू का मतलब क्या होता है भाई? जंतु। और लॉजी मतलब स्टडी करना, स्टडी करना। देखो, इस पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के थिंग्स में जीवन पाया जाता है, एक जंतु के अंदर, दूसरा पादपों के अंदर। तो दोनों को अपन अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। पहला तो जिसके अंदर, जिस ब्रांच के अंदर अपन जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं अपन जूलॉजी। बायोलॉजी की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं जूलॉजी या जंतु विज्ञान। समझ गए होंगे। आगे देखिए बॉटनी। बॉटनी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। बॉटनी मतलब हो गया पादप, ठीक है, पादपों के बारे में, ठीक है, पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं या प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, इंग्लिश में बोले तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है दोस्त। यहाँ तक आपकी चीज़ें यार समझ में आ गई होंगी। तो अपन सिंपल से करते हैं कि यार बायोलॉजी के जनक आपके अरिस्टोटल थे, नामकरण आपका लेमार्क एंड ट्रेनिवेरस ने कर दिया। बायोलॉजी को अपन दो बेसिकली पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका है जूलॉजी और दूसरा है आपका बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जो जनक है हमारे वो हैं आपके, ठीक है, जूलॉजी के जो जनक है, इसके जनक है जो आपके जूलॉजी के, ये है हमारे अरस्तु साहब, ठीक है। कौन भाई? अरस्तु साहब, ठीक है, अरस्तु साहब। मतलब नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ओके। तो बायोलॉजी के जूलॉजी वाले पार्ट के, ठीक है, जूलॉजी वाले पार्ट के जनक कौन है? आपके अरस्तु साहब है। और बॉटनी वाले पार्ट के जनक कौन है? तो बॉटनी वाले पार्ट के जो जनक है आपके, ठीक है, बॉटनी वाले पार्ट के जो जनक है आपके वो हैं हमारे थ्रियोफेस्टस, ठीक है, थ्रियोफेस्टस। एक साइंटिस्ट थे थ्रियोफेस्टस, इन्होंने बायोलॉजी के बॉटनी वाले पार्ट के बारे में अध्ययन किया और दुनिया को बताया। कौन बताया? थ्रियोफेस्टस साहब ने। जूलॉजी के बारे में किसने बताया दुनिया को? अरस्तु साहब ने बताया। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि बायोलॉजी के जनक अगर आपसे पूछता है तो आप क्या टिक लगाओगे? अरस्तु लगाओगे। यदि जूलॉजी का पूछता है तो भी अरस्तु लगाओगे। और यदि बॉटनी का सेपरेट पूछता है तो आप क्या करोगे? थ्रियोफेस्टस बताओगे, ठीक है दोस्त। आ गई यहाँ तक कहानी समझ में? नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। अब यार बात ये है कि ये जो अरस्तु साहब थे और जो ये थ्रियोफेस्टस साहब थे, इन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया को बताया कैसे, ठीक है, दुनिया को। भाई जैसे आज के डेट में यदि आपके पास कोई जानकारी है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? आप जाकर के गूगल पे आर्टिकल लिख सकते हो, सही है ना। आप गूगल पे जाकर के आर्टिकल लिख दो तो दुनिया को पता चल जाएगा भाई मेरे पास ये नॉलेज है, मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन अगर पहले थ्रियोफेस्टस साहब के साथ और आपका अरस्तु साहब के पास जो ज्ञान रहा होगा तो पहले तो गूगल नहीं था, तो वो लोग अपना ज्ञान कैसे रखते थे, कैसे बताते दुनिया को? तो वो संबंधित विषयों पर जिन पर उनको नॉलेज होती थी वो उस पर एक एक किताबें लिख जाते थे बढ़िया तरीके से और उसको रख जाते थे। फिर जो उसके पूर्वज नीचे आएंगे, ठीक है, जो उनकी पीढ़ी आएंगे वो उनको पढ़ पढ़ के नॉलेज लेती रहती थी, ठीक है। तो मतलब संबंधित विषयों पर अपनी अपनी एक किताबें लिख जाते थे। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, जैसे अरस्तु ने जूलॉजी पर एक किताब लिखी और बॉटनी पर किताब लिखी आपके थ्रियोफेस्टस साहब ने। उनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब लिखते हैं आगे, ठीक है, इसको भी लिखते हैं। आई थिंक आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। नोट करते जाइएगा तभी आपको याद रहेंगे, अदरवाइज तो कोई मतलब का नहीं, फिर बताओ भूल जाओगे सारी चीज़ें, है ना।
तो बात करते हैं भाई कि अरस्तु साहब ने बायोलॉजी के ऊपर, सॉरी जूलॉजी के ऊपर, ठीक है, जूलॉजी के ऊपर कौन सी किताब लिखी? तो अरस्तु साहब ने जूलॉजी के ऊपर बुक का नाम लिखा जिसका नाम था आपका एनिमेलिया, हिस्टोरिका एनिमिलिया, सॉरी हिस्टोरिका एनिमिलिया, हिस्टोरिका एनिमिलिया, ठीक है। जूलॉजी के ऊपर अरस्तु साहब ने हिस्टोरिका एनिमिलिया नाम की एक बुक लिखी, ठीक है। अब इस हिस्टोरिका एनिमिलिया के अंदर उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया, जीवों की कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया? तो पहली चीज़ के बारे में उन्होंने बताया भाई मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है, जीवों की मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है, जीवों की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया। दूसरी चीज़ उन्होंने जीवों की एनाटॉमी के बारे में बताया। और तीसरी चीज़ उन्होंने जीवों की फिजियोलॉजी के बारे में बताया, ठीक है। किसके बारे में बताया भाई? फिजियोलॉजी के बारे में बताया, ठीक है, फिजियोलॉजी के बारे में बताया। तो 3 चीज़ों के बारे में बेसिकली समझाया था अरस्तु साहब ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमिलिया के अंदर। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में? मॉर्फोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि मॉर्फोलॉजी के अंदर कोई जीव बाहर से कैसा दिख रहा है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी शेप कैसी है, मतलब उसका बाहरी बनावटी कैसी है, ठीक है, बाह्य संरचना कैसी है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर उन्होंने किसका वर्णन किया? बाह्य संरचना का। किसका भाई? बाह्य संरचना का। एनाटॉमी के अंदर उसको अगर अपन काट पीट के देखें, अंदर से देखें तो कैसा दिख रहा है, मतलब आंतरिक संरचना का, ठीक है। इसके अंदर किसके बारे में बताया? आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है, आंतरिक संरचना के बारे में। ओके, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो एनाटॉमी के अंदर उन्होंने किसके बारे में बताया? आंतरिक संरचना के बारे में। जीवों की अंदर की संरचना कैसी है उसके बारे में उन्होंने किस पर एक्सप्लेन किया? एनाटॉमी के बारे में बताया, ठीक है, एनाटॉमी में आंतरिक संरचना में का एक्सप्लेन किया। फिजियोलॉजी के बारे में क्या बताया उन्होंने? फिजियोलॉजी में क्या बताया? वो जीव कार्य कैसे कर रहा है, उसके कार्य करने का तरीका कैसा है, उसके रहन सहन कैसा है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के अंदर उन्होंने क्या बताया? रहन सहन या कार्य करने का तरीका, इसके बारे में उन्होंने किसके अंदर समझाया था? आपके फिजियोलॉजी के अंदर समझाया था। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है दोस्त। आगे इन्होंने क्या बताया फिर? दूसरा चीज़ तो था, ये तो बात होगी किसके? आपके अरस्तु साहब ने जो बुक लिखी थी, कौन सी? हिस्टोरिका एनिमिलिया, उसके अंदर इन्होंने बताया। जो थियोफेस्टस साहब ने बुक लिखी, ठीक है, किसके ऊपर? बॉटनी के ऊपर। बॉटनी के ऊपर जो थियोफेस्टस साहब ने बुक लिखी, उसका नाम था आपका हिस्टोरिका प्लांटेरम, ठीक है। क्या नाम था भाई? हिस्टोरिका प्लांटेरम। प्लांटेरम से आप याद रखते हो कि प्लांट के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, और एनिमिलिया से याद रखियो कि एनिमल यानी कि जूलॉजी पर लिखी गई पुस्तक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है यहाँ से कि ठीक है, तो ये किताबें 2 किताब उन्होंने लिखी थी, जूलॉजी के ऊपर हिस्टोरिका एनिमिलिया और बॉटनी के ऊपर थियोफेस्टस साहब ने हिस्टोरिका प्लांटेरम लिखी। हिस्टोरिका प्लांटेरियम के अंदर भी उन्होंने बॉटनी के बारे में, मतलब प्लांट्स के बारे में सारी जानकारी दुनिया को बताई। तो ये तो हो गई भाई बेसिक इंट्रो। अब मुझे एक बात बताओ यार, पूरी बायोलॉजी का मोटिव क्या है? बायोलॉजी में अपन करने क्या वाले? बायोलॉजी के अंदर हम लोग मोटी बात यही पढ़ेंगे कि जिन जीवों के अंदर जीवन पाया जा रहा है, ठीक है, जिन जीवों के अंदर भी आपका जीवन पाया जा रहा है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं भाई। सीधी सी बात यही है ना, बायोलॉजी का मतलब भी तो यही पढ़ा। साहब आप किसके अंदर कहोगे कि जीवन है? किसके अंदर कहोगे कि जीवन है? बताओ कौन है वो जिंदा? किसको कह दोगे कि जिंदा है? जीवन किसके अंदर पाया जा रहा है? उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अपने को पढ़ना है कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें अगर हैं तो आप कह सकते हो कि वो जिंदा है, ठीक है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं तो आप कह सकते हो कि यह जिंदा है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म आपका जिंदा है, अदरवाइज तो फिर मुर्दा ही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो आप अगला हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपको अगली हेडिंग डालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या होता है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो इसके अंदर कई सारी विशेषताएं हैं जो ये बताती हैं कि भाई कौन सी थिंग लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। तो पहली चीज़ है आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन,
क्या है भाई? पहला सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। क्या है? कोशिकीय संगठन। किसी भी लिविंग थिंग के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कोशिका का संगठन पाया ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पाया जा रहा तो फिर भी लिविंग थिंग्स नहीं है। अगर कोई भी लिविंग थिंग है तो उसके अंदर एक कोशिका का संगठन पाया जाएगा, एक सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। अब थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं भाई। यहाँ पे बात हो रही है सेल की, तो ये सेल आपका क्या होता है साहब? ये बता दो पहले, सेल क्या होता है? तो आपने इसकी छोटी सी डिफिनेशन पढ़ी होगी। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आपने इसकी डिफिनेशन पढ़ी होगी कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचना जिससे मिलकर बनी हुई है, जिससे अपन कार्य करते हैं, उसकी मुख्य इकाई क्या है? आपकी सेल है। ये इसका बेसिक आपका डिफिनीशन होती है, ठीक है। ये होती है आपकी सेल की डिफिनीशन। अब बात आती है यार कि एक मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि देखो, सबसे जो छोटी यूनिट क्या हो गई? आपकी सेल हो गई। ये तो आपने यहाँ से सीख लिया, सबसे छोटी यूनिट सेल हो गई। अब ये कई सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, कई सारे जो सेल्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन टिश्यू, ठीक है। कई सारे ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं अपन? टिश्यू बोलते हैं। अब कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं अपन ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्गन्स, ठीक है। कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गन्स बोलते हैं। कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बोलते हैं अपन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, आपका एक्सक्लेरेटरी सिस्टम हुआ, या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे आपके ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन की बात करो तो कोई भी एक ऑर्गन ले सकते हो बॉडी के अंदर, जैसे आपका हार्ट हो गया, जैसे आपका लंग्स हो गया, किडनी हो गई, ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी? ऑर्गन सिस्टम की। तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर जैसे आप देख रहे हैं ना आपने, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके अंदर, ओके। अब ये कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाता है भाई? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कहलाता है आपका ऑर्गेनिज्म। इन सभी ऑर्गन सिस्टम से मिल करके आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। क्या बनता है भाई? आपका एक ऑर्गेनिज्म या कोई जीव बनता है। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको? जीव बनता है, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। अब बात करते हैं कि यार इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब जिस सेल की अपन बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं किसकी? किसी सेल की बात कर रहे हैं ना अपन। तो ये जो सेल होता है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से कि जो आपका सेल होता है, जिस कोशिका की अपन बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कोशिका कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ये बेसिकली कोशिका आपकी कितने प्रकार की होती है, ठीक है दोस्त। तो देखिएगा, समझिएगा, जो आपकी ये सेल है, ठीक है, ये जिस कोशिका की बात करें, बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दो प्रकार की सेल पाई जाती है, पहली प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। अब आपकी प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो देखो दोस्त, हर सेल के अंदर एक होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस, ठीक है। हर सेल के अंदर, जैसे मान लेता हूँ आपकी ये सेल है, इसके अंदर आपका प्रेजेंट है क्या? न्यूक्लियस मतलब नाभिक या केंद्रक बोल सकते हो। क्या है आपका ये? न्यूक्लियस, ठीक है। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है, ये अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो प्रो का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। प्रो का मतलब क्या है आपका? प्राचीन, ठीक है। और कैरियोटिक मतलब होता है आपका न्यूक्लियस,
ठीक है, न्यूक्लियस मतलब वही केंद्रक वाला, ठीक है। कैरियोटिक मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, कैरियोटिक मतलब क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक का मतलब यहाँ पास केंद्रक झिल्ली से है या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से मतलब है, ठीक है। तो जिनकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिस सेल की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपकी, जिस सेल की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपकी, ठीक है, जिस सेल की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपकी पूरी तरह से विकसित ना हुई हो, ठीक है, या तो प्राचीन हो, 3-4 केस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिस सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिस सेल की न्यूक्लियर, ठीक है, जिस सेल की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या तो प्रिमिटिव हो, प्राचीन हो, ठीक है, प्रिमिटिव हो, दूसरी रूडिमेंट्री हो, टूटी फूटी हो। प्रिमिटिव मतलब हो गया प्राचीन, ठीक है, रूडिमेंट्री मतलब हो गया टूटी फूटी। रूडिमेंट्री मतलब क्या हो गया, टूटी फूटी। तो जिस सेल की जो आपकी न्यूक्लियस में नहीं दिख रहा, ओके मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, प्राचीन दिख रहा है आपको। दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरी हो सकती है रूडिमेंट्री हो, रूडिमेंट्री हो, ठीक है, रूडिमेंट्री हो। रूडिमेंट्री मतलब होता है टूटी फूटी हो, टूटी फूटी हो, टूटी फूटी हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिमिटिव हो, एक तो पहली बात प्राचीन हो, दूसरी बात रूडिमेंट्री हो, टूटी फूटी हो, क्लियर। तो और तीसरी चीज, या तो एब्सेंट भी हो सकती है या तो प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, एब्सेंट भी हो सकती है या तो प्रेजेंट ही ना हो। तो ऐसी कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। वे कोशिका जिसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वे कोशिका जिसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या तो प्राचीन हो, या तो प्राचीन मतलब प्रिमिटिव हो, या तो रूडिमेंट्री हो, टूटी फूटी हो, या कि एब्सेंट हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उस प्रकार की कोशिका क्या बोलते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसके अंदर उसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पूरी तरह से विकसित ना हो, रूडिमेंट्री हो, टूटी फूटी हो या एब्सेंट हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, ठीक है। ये आपकी एक प्रकार की सेल है या कोशिका है, क्या बोलेंगे भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ इसके, ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो पहला होगा आपका इसका बैक्टीरिया, ठीक है, इसका क्या होता है भाई, बैक्टीरिया, ओके। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर सबसे पहले जो जीव आया, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया वो बैक्टीरिया ही आया। समुद्र के अंदर, सी के अंदर सबसे पहले जन्म किसका हुआ था, बैक्टीरिया का। फिर उसका इवेल्युएशन होते होते आपका और सारी जीव बनी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना आप इसको सीक्वेंस वाइज नोट कर लीजिए, फिर इसे दूसरी चीज़ लिखा रहा हूँ मैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को अपन साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज, ठीक है, एक लिख दे रहा हूँ मैं, आल्सो नोन एज, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी को बैक्टीरिया और प्लस एल्गी के बीच में ब्लू ग्रीन एल्गी को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कनेक्टिंग लिंक। कहने का मतलब ये कि ऐसा माना जाता है ना कि पहले ब्लू ग्रीन, पहले बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के बाद फिर उसका इवैल्यूएशन हुआ, विकास हुआ, सतत विकास हुआ, और फिर पहले वो ब्लू ग्रीन एल्गी बना होगा, देन वो कन्वर्ट हुआ एल्गी के अंदर। तो मतलब बैक्टीरिया और एल्गी के बीच जो कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है वो आपका कौन सा कर रहा है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी कर रहा है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इनको याद रखिएगा, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। तो इतनी बात हो गई आपकी किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब अगली बात करेंगे अपन यूकैरियोटिक कोशिका की, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बात करेंगे अगली यूकैरियोटिक कोशिका की, ठीक है। तो देखो दोस्त, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है आपकी, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, वे कोशिकाएं जिनकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पूरी तरह से विकसित हो। यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब क्या होता है आपका, ट्रू, ठीक है, ट्रू मतलब पूरी तरह से विकसित हो या ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। जैसे मैं बात करूं कि ये आपका मान लो सेल है, एक प्रकार का ये सेल है, तो इसकी ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है आपकी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है आपकी, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है ये पूरी तरह से विकसित होती है,
विकसित होती है, ठीक है, क्या होती है भाई, विकसित होती है पूरी तरह से। ओके, एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपका एनिमल सेल, एनिमल के अंदर जो प्रेजेंट सेल होता है आपका, वो भी क्या किस प्रकार का सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। फंगल सेल की बात करूँ, फंगी के अंदर जो सेल होती है, ठीक है, फंगल सेल। फिर इसके यदि बात करें अपन फंगल सेल के बाद आ गया आपका प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, याद रखने हैं आपको, क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एल्गी के सेल भी है, एल्गल सेल बोलते हैं जिसको, एल्गल सेल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको डायरेक्टली याद रखिएगा, क्लियर। यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसके अंदर जो उसकी, ठीक है, जिसके अंदर जो उसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, ठीक है, पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। ओके, तो उसको बोलते हैं अपन यूकैरियोटिक कोशिका। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक इंट्रो लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये बस एक बेसिक था, अपन यहाँ पे बेसिक डिस्कशन करने आए थे। कंटिन्यू करेंगे इसके अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर आपका ये बेसिक आप जो बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जैसे भी लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्या अपन अच्छा कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।